देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं काफ़ी खुश था। वो क्या था कि आज मेरे मामा की लड़की को बेटी हुई थी और मैं आज ही के दिन मामा बन गया था। वो मेरी ज़िंदगी का एक खुशनुमा किस्सा था और मैं उसी से मिलने के सिलसिले में दक्षतपुर आया था। और ये कस्बा हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, तो ऐसे में मैं और मेरा खास यार अनिकेत हम बस से आए थे। लेकिन जाते समय पता चला कि यहाँ से नाइट की कोई बस ही नहीं है। तो इस हालत में हमें पहले तो दक्षतपुर से बस पकड़नी होगी और फिर रेलवे स्टेशन जाना होगा। और ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम सीधा अपने गांव विराटनगर पहुँच जाएंगे। वैसे तो यहाँ आते समय भी सफ़र ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था, पर उम्मीद थी कि अब हम अच्छे से लौट जाएंगे। दीदी से मिलने के बाद हम खुशी खुशी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर से नीचे आ गए और उसके बाद अस्पताल के सामने से एक ऑटो पकड़कर बस स्टैंड के लिए निकल गए। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते हमें 5 बजने को आए थे। ऐसे में हमें पता चला कि आखिरी बस शाम के 8 बजे के बाद गुजरने वाली है, जिसके आने में अभी भी टाइम बचा हुआ था। फिर हम वहीं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने लगे, पर कुछ देर एक पुलिस वाला हमें घूर रहा था, मानो हम कोई चोर हैं। मेरी पलकें भी मेरी इच्छा के बिना ही उसकी आंखों से टकरा जाती। फिर वो पुलिस वाला हम दोनों के पास आया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, अबे और 1.5 पसली के, यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ, आते जाते लोगों को घूर रहे हो। चलो पुलिस थाने, तुम दोनों का भी ठिकाने लगाता हूँ। फिर किसी तरह उस पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर मैंने उसे शांत किया और पूरी बात बताई। वो पुलिस वाला थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान था, तो वो बिना कुछ सोचे बोले ही चुपचाप वापस ड्यूटी पर लग गया। सफ़र की शुरुआत में ही पहली टाइम मरते मरते बचे। कुछ देर और बैठे रहने के बाद बस स्टैंड पर बस भी पहुंच गई और मैं और अनिकेत बस में चढ़ गए। हमने देखा कि बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ गिने चुने यात्री ही बचे हुए थे। फिर उस बस का कंडक्टर हमारे पास आया और एड्रेस पूछने लगा कि हमें कहाँ पर जाना है। तो मैंने धीरे से कहा, भैया जी, आप हमें ब्रिजपुर रेलवे स्टेशन के बगल में उतार देना। जैसे उस कंडक्टर ने मेरे मुंह से उस रेलवे स्टेशन का नाम सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया कि जैसे मैंने उसके बारे में कुछ गलत कह दिया हो। फिर मैंने विराटनगर के बारे में पता किया तो उस कंडक्टर ने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर वो आगे चला गया, मगर ड्राइवर के चाल चलन एक पल में ही बदल सा गया था। फिर बस रेलवे स्टेशन के पास रुकी तो मैं और अनिकेत बस से नीचे उतर गए और उतरते समय उस कंडक्टर ने बहुत धीमे से स्वर में कहा, भगवान इनकी रक्षा करे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बस से नीचे उतरने के बाद बस का वो कंडक्टर पीछे मुड़ के बार बार मेरी ओर देख रहा था। मैंने खास ध्यान नहीं दिया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेरा दोस्त अनिकेत और मैं रास्ते को ढूंढते हुए हम दोनों किसी तरह उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर इस समय तो ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं टिकट काउंटर पर गया तो मुझे पता चला कि विराटनगर जाने वाली ट्रेन यहाँ की एक सेकंड लास्ट ट्रेन होती है। समय के बारे में पूछने पर पता चला कि उस लोकल ट्रेन का निर्धारित समय तो 12:15 बजे का है। फिर मैं और अनिकेत टिकट काउंटर से एक एक टिकट खरीदने के बाद वहाँ एक लोहे के बेंच पर बैठ गए और ट्रेन का प्लेटफार्म पर आने का इंतज़ार करने लगे। एक जगह बैठे बैठे अब मैं तो उबने लगा था, तो मैं उस स्टेशन के आजू बाजू में ही टहलने लगा। यूं ही टहलते हुए मेरे पेट में बहुत जोर की गुदगुदी होने लगी। भूख को मिटाने की फिराक में अभी मैं प्लेटफार्म पर इधर उधर घूमते फिरते स्टेशन से थोड़ा दूर आ गया। फिर इसी बीच मेरी नज़र स्टेशन पर बने एक कंटेनर पर पड़ी तो उस कंटेनर के अंदर से अचानक अजीब सी आवाज़ आई। उस कंटेनर का नंबर 777 था। फिर मुझे कुछ कर्मचारी लोग उस कंटेनर की तरफ भागते नजर आए। जैसे उन्होंने उस कंटेनर को खोला तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगा और उनके शरीर से कटकटाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया। तभी मेरे पीछे पीछे अनिकेत भी उसी जगह पर आ गया जहाँ मैं खड़ा था। तभी मैंने अनिकेत को उस कंटेनर की तरफ देखने को कहा और इतने में ही मेरी आंख में मुझे बहुत तेज जलन हुई और मैं अपनी आंख को मसलने लगा। ऐसा लगा मानो मेरी आंख में कोई छोटा मोटा जहरीला कीड़ा घुस गया हो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अनिकेत पटरी के बीच में पड़ा था और ट्रेन कभी भी पहुंच सकती थी। अनिकेत की दशा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। तभी पटरियां एकदम से कपकपाने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि ट्रेन आ रही है और वो अनिकेत को कुचलकर आगे बढ़ सकती है।
इससे पहले ही मैंने अनिकेत को सहारा दिया और उसे पटरी के ऊपर से नीचे उतार लिया। फिर ट्रेन बहुत ही स्पीड से निकल गई और पटरी के बीच में खड़े कुछ मजदूरों को एकदम से कुचल दिया। तभी मेरे मुंह से तेज चीख निकल गई। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा और ऊपर से अनिकेत तो पहले से ही घायल पड़ा था। फिर एक बार मैंने उस कंटेनर की तरफ देखा तो मुझे एक बहुत ही तेज रोशनी दिखी और उस तेज रोशनी के असर से मेरी आंखें फड़फड़ाने लगी और मुझे अपनी आंखों में बहुत ही तेज जलन हुई। मैं फिर से अपनी आंखें मसलने लगा और अब की बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अनिकेत का एक पैर पकड़े मैं उसे घसीट रहा था और उसे बीच पटरी पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने अपने आप को ही ये करतूत करते देखा तो मेरा माथा ही ठनक गया। अब सब कुछ हद से आगे निकलता जाने लगा कि तभी मैं घुटनों के बल बैठ गया और अनिकेत से बोला, भाई भाई तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनिकेत ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंख मत मसलना और उस कंटेनर की ओर मत देखना। मैं अनिकेत से और कुछ पूछ पाता इससे पहले मुझे दोबारा अपनी आंखों में बहुत जोर की जलन होने लगी। मैंने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि मैं आंख ना मसल सकूं। हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी देर आंख में जलन होने के बाद वो थम गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो इस बार सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले था। अनिकेत अभी भी घायल पड़ा था। अनिकेत दर्द से तड़प रहा था और उसकी हालत मुझे डरने पर बेबस कर रही थी। मैंने अनिकेत को सहारा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे पटरों से दूर कर दिया। मदद पाने के लिए मैंने बहुत आवाज़ लगाई मगर मेरी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। तभी एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये स्टेशन का कोई कर्मचारी ही था। तभी वो हम पर चढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है कि इस कंटेनर के पास आना सख्त मना है, अब भुगतो अपनी मौत को। इतना बोलकर वो आदमी हवा में छू मंतर हो गया। तभी मैं अपने गले को टटोलने लगा। वो क्या था, मैं हमेशा माँ दुर्गा का ताबीज अपने गले में बांध कर रखता था लेकिन आज गले में कुछ भी नहीं था। शायद उस पुलिस वाले ने जब मेरा शर्ट पकड़ा था तब वो खुलकर नीचे गिर गया था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उन पटरों से थोड़ा आगे एक बस खड़ी दिखी और उस बस की लाइट जल रही थी। यानी कि स्टेशन पर पहुंचने से तो अच्छा था हम इस बस में बैठ जाते, जो होगा वो देखा जाएगा। और यही सब सोचकर मैंने अनिकेत को पकड़ा और उसे लेकर उस पुरानी सी बस के अंदर चढ़ गया। अनिकेत के कपड़े खून से भीगे हुए थे, उसके सर में गहरी चोट लगी हुई थी। तभी हम दोनों पटरी के पास वाले सड़क के पास पहुंचे। वो सड़क काफ़ी कच्ची सड़क थी। खैर हम उस बस में चढ़ गए तो हमने देखा कि आधी बस में लोहे के कुछ पार्ट्स पड़े थे और उन पार्ट्स को देखकर लग रहा था मानो ये बस किसी यात्री के लिए नहीं बल्कि किसी पार्ट्स डिलीवरी के लिए चलती है। बस में काफ़ी सीट्स खाली पड़ी थी और कुछ लोग भी बैठे दिख रहे थे और उन लोगों की गर्दन उनके धड़ से नीचे लटक रही थी। मैं अनिकेत का हाथ पकड़कर उसे एक खाली सीट पर ले गया और फिर बस भी खुल गई। ड्राइवर ने जैसे बस को निकाला और इतने में मेरी नज़र उस बस में पड़ी एक लाल पोटली पर पड़ी और जैसे मैंने उस लाल पोटली को देखा तो बस का एकदम से ब्रेक लग गया और बस रुक गई। पता नहीं क्यों लेकिन फिर बस के अंदर लगी लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। जैसे लाइट ऑन ऑफ हो रही थी तो सब कुछ मानो एक पल के लिए दिखता तो दूसरे ही पल आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लगती, यानी बस की कोई वस्तु नजर ही नहीं आ रही थी। फिर एक मिनट के लिए पूरी की पूरी बस के अंदर बहुत जोरदार अंधेरा छा गया। वो अंधेरा कुछ समय के लिए टिका और फिर अचानक उस बस की लाइट फिर से ऑन हो गई और इस बार मैंने देखा कि बस में बैठे सारे के सारे मुसाफिर लोग अब गायब हो चुके थे। सभी यात्री अब नजर नहीं आ रहे थे। उस लाल पोटली के पास एक महिला बैठी थी जिसके बाल लाल कलर के थे। फिर मेरे और अनिकेत के ऊपर कोई चीज़ मंडराने लगी और धीरे धीरे हम उनके अंदर फंसने लगे। हमें एहसास हुआ कि ये उसी औरत के बाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसके बाद मेरा जी घुटने लगा। अब मुझे बेचैनी हो रही थी और मेरी सांसें अटकने लगी। मैं बेबस होकर उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगा तो उस औरत ने कहा कि तुम लोगों को ये लाल पोटली किसी भी तरह 777 कंटेनर के अंदर पहुंचानी है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये पोटली तुम्हें आग से जला देगी। मैं इतना ही सुन पाया। फिर हम दोनों की सांसें फूलने लगी और फिर हम बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हम खुले आसमान के नीचे सड़क पर पड़े थे और हमारे बगल में वो लाल पोटली थी। मैं अच्छे से जानता था कि अगर हमने इस लाल पोटली को ठिकाने तक नहीं पहुंचाया तो फिर आज हमारी मौत पक्की है। स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उसकी रोशनी अभी भी दिख रही थी। एक मुसीबत से पीछा छुड़वाया तो फिर दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। शायद हमें इस बस के अंदर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। फिर हमने ना चाहते हुए भी
उस लाल पोटली को उठाया। उसके अंदर ज़्यादा वजन तो नहीं था, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इसमें कौन सी मुसीबत को फंसाया गया है। एक बार के लिए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो बस अब एक खंडर बन चुकी है। जहाँ पर कुछ समय पहले मैंने उस बस की हेडलाइट को जलते हुए देखा था, तो अब वही बस एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे सालों से वो यहीं खड़ी रहती हो। मैं उस लाल पोटली को लेकर धीरे धीरे उस कंटेनर के पास पहुंचा तो अचानक ही वहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो सभी यहाँ के मजदूर हैं, लेकिन उन सभी के कपड़े फटे हुए थे और उनकी गर्दन उनके धड़ से नीचे लटक रही थी। और जैसे उन सभी की नज़र मेरे हाथ में दिख रही उस लाल पोटली पर पड़ी तो वे एकदम से मेरे ऊपर टूट पड़े। वो सभी उस लाल पोटली को छीनने की कोशिश कर रहे थे और उन सभी की ताकत के सामने मैं किसी तिनके के समान था। तो मैंने उस पोटली को वहीं गिरा दिया और जैसे वो पोटली नीचे गिरी तो उसके अंदर से एक मरा हुआ बच्चा बाहर निकला। मैं उन्हें सिर्फ देखता रहा और फिर मेरी आंखों के सामने ही अनिकेत इन सबको सह नहीं पाया और वहीं पर बेहोश हो गया। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर हम कुछ देर और यहाँ पर रुके तो मैं और अनिकेत बहुत ही जल्द इन शैतानों का भोजन बन जाएंगे। फिर मैंने अनिकेत को सहारा दिया और निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आज हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ चुकी थी। मैं और अनिकेत अचानक ही एक मालगाड़ी से टकरा गए। ताज्जुब करने वाली बात तो ये थी कि हमें मालगाड़ी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। इत्तेफाक कहें यह भगवान का उपकार कि हम दोनों मालगाड़ी से टकराकर पटरी से नीचे गिरे और उसी कंटेनर 777 के सामने हम बेहोश हो गए। दोस्तों, फिर जब मेरी आँख खुली तो इस घटना को 9 महीने बीत गए थे। 3 महीने हॉस्पिटल और 6 महीने घर पर बिताने के बाद मुझे होश आया। खैर उस दिन हम दोनों मरते मरते बचे, लेकिन आज तक मैं उस कंटेनर और उस महिला की असली कहानी को बिल्कुल भी नहीं जान पाया और ना ही मैंने उसे जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।